गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीलेश दुबे, मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। तो कल जैसा कि हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम पर आधुनिक भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर ली थी। किसी को अगर भी पाठ्यक्रम पर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छी प्रतिक्रिया हो चाहे बुरी प्रतिक्रिया हो, लेकिन प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ पर अपने वीडियो में कहाँ कहाँ पर हमें पढ़ाने के तरीके में सुधार करना है, कैसा कैसा आपको समझ में आ रहा है। इसलिए प्रतिक्रिया देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कल पाठ्यक्रम पे जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी, तो आज हम लोग अपना विधिवत सिलसिलेवार तरीके से आधुनिक भारत का इतिहास सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना चालू करेंगे। कैसे हमको धीरे 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 आधुनिक भारत के इतिहास को आगे लेके चलना है। तो पहला कल टॉपिक हमने सबसे पहले आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम में हमने लिखा था उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल शासकों से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास इतिहासकार मानते हैं। तो उत्तर मुगल शासक से आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चालू होता है। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। तो जैसा कि आज की क्लास चालू करते हैं। ओके, तो आज का पहला टॉपिक कल का था उत्तर मुगल शासक। मैंने उत्तर मुगल शासक में बताया था कि इनकी सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रोनोलॉजी लगाने में, इनका क्रम लगाने में पेपर में आता है उत्तर मुगल शासक। तो कल हमने इनके नाम बता दिए थे। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, पहले वो कल की क्लास देखेंगे, तभी आज की क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए पहले कल की क्लास देखना जरूरी है, फिर वो आज की क्लास कनेक्ट कर पाएंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहला टॉपिक है हमारा उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल शासकों में हमने कल सारे शासकों के नाम तो बता दिए थे, लेकिन उनके ईयर नहीं बताए थे मैंने कि किस किस ईयर में कौन कौन से शासक कितने कितने दिनों तक रहे। तो आज हम उन शासकों का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसका ईयर भी साथ में लिखेंगे। तो क्रोनोलॉजी को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है। तो आज उनको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हुए दोबारा से आज की क्लास ये चालू करेंगे। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो दोबारा से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा उत्तर मुगल शासकों में नाम आता है किसका? बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हुए हैं, औरंगजेब के बाद हमारे जितने भी शासक हुए, औरंगजेब तक हमारे मध्य युग के शासक रहे, मध्यकाल के शासक राजा लोग रहे। इसके बाद औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए हम उनको उत्तर मुगल शासकों के अंतर्गत रखते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, इसको मुअज्जम भी बोलते हैं, मुअज्जम, मुअज्जम भी बोलते हैं, इसको मुअज्जम भी बोलते हैं। इसका जो सन है इसका, ये कब से कब तक रहा? तो मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद से औरंगजेब का ही पुत्र था ये मुअज्जम, तो उसके बाद से शासक ये बनता है। तो इसका शासक शासन कब से कब तक रहा? ये रहा हमारा 1707 से लेके 1712 तक, 1707 से लेकर 1712 तक ईस्वी तक ये शासक रहा, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद आता है जहांदार शाह। जैसा कि जिनको क्रम में मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल क्रम एज इट इज क्रम से ही याद करना जरूरी है, क्योंकि इनका क्रम लगाने को आता है। जहांदार शाह, तो जहांदार शाह कब से कब तक शासक रहा? तो ये रहा हमारा 1712 से लेके 1713 तक। केवल वही लगभग 10 महीने के लमसम, लगभग ये 10 महीने तक ये केवल शासक रहा जहांदार शाह। इसके बाद हमारा आता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, फर्रुख सियर जो है सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधुओं के साथ मिलके जहांदार शाह की हत्या करा देता है, खुद शासक बन जाता है। तो ये हमारा इसका टाइम रहा 1713 से लेके 1719 तक। इनका एज अ क्रम बिल्कुल जिस तरह से लिख रहा हूं, इनका क्रम के साथ साथ इनका ईयर, कौन शासक कब से कब तक रहा, बिल्कुल एज इट इज याद करना जरूरी है। फर्रुख सियर के बाद आएगा हमारा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका वास्तविक नाम जो है रोशन अख्तर है। इसका वास्तविक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका वास्तविक नाम जो है रोशन अख्तर है। मोहम्मद शाह
ये भाई साहब अपने करेक्टर की वजह से जाने जाते थे, रंगीले किस्म के थे मिजाज में। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इनका ईयर है 1719 से लेके, कब से कब तक रहे, 1719 से लेके इन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया, 1748 तक, 1748 तक। क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने सैयद बंधुओं की हत्या करा दी थी, जो कि राजाओं को बनाने का, बिगाड़ने का खेल सैयद बंधु खेल रहे थे। इन्होंने, मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करा दी, तो इसीलिए इसने काफी दिनों तक शासन किया। और इसके शासन काल में ही नादिर शाह का अटैक हुआ था, जो कि भारत से लगभग 70 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला, तो हमारा बहादुर शाह प्रथम हो गया, जहांदार शाह हो गया, फर्रुख सियार हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया। इसके बाद आएगा अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह रहा हमारा कब से कब तक, 1748 से लेके 1754 तक, ये अहमद शाह रहा। अहमद शाह के बाद हमारा रहा आलमगीर द्वितीय। प्रथम आलमगीर कौन था, कल बताया था मैंने, प्रथम आलमगीर था औरंगजेब। औरंगजेब के बचपन का नाम आलमगीर था। ये प्रथम आलमगीर वो हो गया, तो ये आलमगीर द्वितीय हो गया। ये हमारा रहा 1754 से लेके 1759 तक, 1754 से लेके 1759 तक। ये हमारा आलमगीर प्रथम। आलमगीर प्रथम के बाद आएगा हमारा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसका ही पुत्र था आलमगीर प्रथम का, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कब से कब तक ईयर रहा, 1759 से लेके 1806 तक। ये 1806 तक भाई साहब शाह आलम द्वितीय इन्होंने शासन किया। शाह आलम द्वितीय के बाद आएगा अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। मध्यकाल का अकबर वो दूसरा अकबर है, ये अकबर द्वितीय दूसरा है, अकबर द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र है अकबर द्वितीय। इसका शासनकाल रहा 1806 से लेके 1837 तक। इसके बाद एक शासक और बसता है, यहां पर लिख लीजिए, अकबर द्वितीय। इसके बाद अगला बसता है बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर। जफर उपनाम से ये कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इनका जफर की उपाधि मिल गई इनको। इनका समय जो रहा है 1837 से लेके 1857 तक। 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था, तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना विद्रोही नेता घोषित किया था। इसी वजह से इनको अंग्रेज अधिकारी हडसन ने हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया था और इनके पुत्रों को मार दिया था, और इनको जो है रंगून, वर्मा की राजधानी जो पहले हुआ करती थी, रंगून, इनको निर्वासित कर दिया था इनकी पत्नी के साथ में। तो 87 साल की उम्र में लगभग इनका वहीं पर निधन हो गया था। तो ये क्रोनोलॉजी है सभी राजाओं की, ये क्रोनोलॉजी सभी का नाम याद करना जरूरी है इनके ईयर के साथ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर के साथ। कल बिल्कुल एज इट इज ये सब पूछूंगा मैं, बिल्कुल ईयर के साथ ये सब याद कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर इसके बाद हम अब हर शासक के बारे में पर्टिकुलर अलग अलग पढ़ना, सबके बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो पेपर में आते हैं हर शासक के बारे में अलग अलग पर्टिकुलर, वो अब हम पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे औरंगजेब से। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद से बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब का जो पुत्र है मुअज्जम, वो शासक बनता है। तो थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हुए, पीछे हिस्ट्री में जाते हुए थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु जो होती है, औरंगजेब
जेब, औरंगजेब की मृत्यु जो होती है हमारी मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मार्च 1707 में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमारा बहादुर शाह प्रथम इसका पुत्र जो है शासक बनता है। तो मार्च 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है तो अधिकांश इतिहासकार जो हैं हमारे, अधिकांश इतिहासकार बोलते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत जो है हमारी उत्तर मुगल शासकों से हो गई। यहाँ से हमारे उत्तर मुगल शासक चालू हो जाते हैं। तो अधिकांश इतिहासकार बोलते हैं, अधिकांश इतिहासकार बोलते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत जो है हमारी, आधुनिक युग का आरंभ, आधुनिक युग का आरंभ, आधुनिक युग का आरंभ हो चुका है, अधिकांश इतिहासकार बोलते हैं। इसलिए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते उत्तर मुगल शासक से आधुनिक युग का आरंभ हो चुका। अधिकांश इतिहासकार इसी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक इतिहासकार हमारे हैं, कौन? यदुनाथ सरकार। ये पेपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। यदुनाथ, ये बात मैंने कल भी बताई थी, यदुनाथ सरकार ये बताते हैं कि आधुनिक युग का आरंभ उत्तर मुगल शासक से नहीं हुआ है। ये अपने तर्क के आधार पर अपनी बात को रखते हैं, और इनका तर्क जहां तक देखा जाए वो सत्य ही माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जो तर्क दिया वो ऑथेंटिकली सच ही लगता है। इन्होंने बोला 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं। प्लासी युद्ध से आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं, आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं। अब ये किस आधार पर बोल रहे हैं? तो जैसे जब अंग्रेजों ने जो 1757 का जब प्लासी युद्ध जीता, तो उसी टाइम से बिल्कुल भारत की स्थिति ही बदल गई। अंग्रेज जो है बंगाल को जीतने के बाद राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में प्रवेश कर चुके थे पूरी तरीके से। तो जब अंग्रेज आए, तो जैसे आज के समय में जैसे कोई एक्टर होता है तो उसका हम लोग कल्चर अपनाने की कोशिश करने लगते हैं, उसकी हैबिट अपनाने की कोशिश करने लगते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं। उसी तरीके से अंग्रेजों ने जब 1757 का युद्ध जीता, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा यूरोप में पहले ही हो चुका था, लगभग इंडिया से लगभग 300 सालों वर्ष पहले। पुनर्जागरण काल से, जो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, तो पुनर्जागरण काल से ही वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले ही हो चुका था। तो जो हमारा ब्रिटेन है ये भी वहीं पे पड़ता है यूरोप में। तो जब ये लोग आए होंगे तो वहां के कल्चर को भी लेके आए होंगे अपने साथ में, वहां की भाषा को, वहां के पहनावे को यहाँ पर लेके आए। तो यहाँ के लोगों ने उनको अपनाया, उनके कल्चर को, उनकी हैबिट को, उनकी पढ़ाई को, उनकी अंग्रेजी बोलना तरीके को, उनकी पढ़ाई को। तो जब ये अपनाना इन लोगों ने, भारतीय लोगों ने शुरू किया, तो ये लोग मॉडर्न होना चालू हुए। जब मॉडर्न होना चाहिए, तो इसी आधार पर एक यदुनाथ सरकार बोलते हैं कि आधुनिक युग का आरंभ जो है हमारा 1757 के प्लासी युद्ध से आधुनिक युग का आरंभ है। लेकिन अन्य जो अधिकतर इतिहासकार हैं वो बोलते हैं आधुनिक युग का आरंभ जो है हमारा उत्तर मुगल शासक से है, उत्तर मुगल शासकों से मानते हैं, उत्तर मुगल शासकों से। अधिकतर इतिहासकार इससे आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं। तो फिलहाल हम लोग उत्तर मुगल शासक से ही आधुनिक युग का आरंभ लेके चलेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। तो ये तो बात रही कि आधुनिक युग का आरंभ कब से कब तक, किसने, किस किस इतिहासकार ने कब से कब तक माना। तो उत्तर मुगल शासक से हम लोग आधुनिक युग का आरंभ मान के चलेंगे, और यहीं से हम लोग उत्तर मुगल शासकों से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। तो औरंगजेब के जो है हमारे 5 पुत्र होते हैं। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब इसकी जो मृत्यु होती है औरंगजेब की मार्च
1707 में हो जाती है। तो औरंगजेब के जो है हमारे 5 पुत्र होते हैं, 5 पुत्र, 5 बेटे इसके रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, उनका नाम क्या है? तो औरंगजेब के 5 बेटों में एक का नाम है मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान। दूसरे बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। ये अकबर दूसरा है, वो अकबर द्वितीय दूसरा है, जो हमने क्रोनोलॉजी में याद किया था। उत्तर मुगल शासकों में अकबर द्वितीय, ये मोहम्मद अकबर दूसरा है, और मध्य युग में अकबर वो दूसरा है। बाबर हुमायूं के बाद जो अकबर मिलेगा वो दूसरा है। तो एक पहला पुत्र मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, और एक इसी का तीसरा पुत्र रहता है मुअज्जम, मुअज्जम, जिसे ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम लोग मुअज्जम, मुअज्जम। चौथा पुत्र नाम क्या रहता है? मोहम्मद आजम। चौथे पुत्र का नाम रहता है मोहम्मद आजम। पांचवें पुत्र का नाम क्या रहता है? काम बख्श, काम बख्श। ठीक है, तो ये हमारे औरंगजेब के 5 पुत्र रहते हैं। तो 5 पुत्रों में सबसे पहले मोहम्मद सुल्तान। अब मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है? मोहम्मद सुल्तान की, तो मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु जो हो जाती है, औरंगजेब के 2 पुत्रों की मृत्यु औरंगजेब की मृत्यु के पहले हो जाती है, एक मोहम्मद सुल्तान की, एक मोहम्मद अकबर की। तो क्वेश्चन आ सकता है किन 2 पुत्रों की औरंगजेब की मृत्यु के पहले, औरंगजेब के किन 2 पुत्रों की मृत्यु उसकी मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी? एक मोहम्मद सुल्तान की, एक मोहम्मद अकबर की। कब कब मृत्यु हो चुकी थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1676 में। इसकी मृत्यु 1676 में ही हो चुकी थी, जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1706 में, औरंगजेब की मृत्यु के 1 ईयर पहले, 1706 में, और इसकी मृत्यु 1676 में हो चुकी थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही 2 पुत्रों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद अकबर जो है, तो औरंगजेब के पुत्रों में कौन सा पुत्र औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था? तो हमारा जो मोहम्मद अकबर है, जो हमारा ये विद्रोही पुत्र था औरंगजेब का। इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब के विद्रोही था। ये हमारा मोहम्मद अकबर जो है विद्रोही था, और विद्रोह करके भागकर किसके पास शरण लेने के लिए गया था? ये भागकर गया था मराठा राजा संभाजी के पास। शिवाजी, संभाजी साहू जी जो है हमारे, जो आएंगे, तो ये हमारा विद्रोही था। तो ये हमारा संभाजी के पास इसने भागकर शरण ली थी। संभाजी के पास भागकर इसने संभाजी के पास शरण ली थी। जब ये भागकर संभाजी के पास चला गया, तो औरंगजेब जो है बहुत नाराज हुआ। औरंगजेब को जब पता चला, तो औरंगजेब ने जो है इन पर अटैक कर दिया, संभाजी पर अटैक कर दिया। तो 1689 में, तो 1689, 90 से 1 कम, 1689 में औरंगजेब ने संभाजी पर अटैक कर दिया, और इनकी राजधानी जो रायगढ़ थी, राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया, और संभाजी के प्रधानमंत्री कवि कलश की औरंगजेब ने हत्या कर दी।
रायगढ़ में यहाँ पर इन्होंने संभाजी की, क्योंकि इनके विद्रोही पुत्र को इन्होंने शरण दिया हुआ था, तो इन्होंने रायगढ़ पर इन्होंने संभाजी की और इनके प्रधानमंत्री मंत्री कवि कलश की हत्या कर दी और संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल कैद में कैद कर लिया। अब मुगल कैद में दिल्ली नहीं कैद करने ले जा रहे, यही रायगढ़ के किले में, यही रायगढ़ के किले में साहू को कैद भी कर लिया, साहू को कैद भी कर लिया। अब साहू को जो मुक्ति कौन देगा, कौन जेल से बाहर निकालेगा, तो मुअज्जम, जब बहादुर शाह प्रथम जब शासक बनेगा तो साहू को ये जेल से बाहर निकाल देता है, छूट दे देता है, कैद से मुक्त कर देता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 2 पुत्रों के बारे में हम पढ़ चुके, अब 3 पुत्रों के बारे में अभी आगे बताते हैं। अब बचे 3 पुत्र, 2 पुत्र तो ऑलरेडी पहले ही मर चुके औरंगजेब की मृत्यु के पहले ही। अब 3 पुत्र जो बचते हैं, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनमें उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ होता है। इन तीनों पुत्रों में मोहम्मद आजम और काम बख्श, इधर मिट गया, काम बख्श। तो अब इन तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई चालू होती है। उत्तराधिकार का, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे ही अपनी कॉपी में एक नोट्स बनाते चलिएगा, शॉर्ट नोट्स हैं, आगे रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। इनमें अब उत्तराधिकार का तीनों में संघर्ष होता है। उत्तराधिकार का संघर्ष स्टार्ट होता है इन तीनों में। उत्तराधिकार की कौन राजा बनेगा, कौन शासक बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। तो जब तीनों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है तो मुअज्जम, अब राजा तो लास्ट में मुअज्जम ही बनेगा ना, मुअज्जम ही बना था ना, तो मुअज्जम ने, जाहिर सी बात है कि इन दोनों को हराया होगा युद्ध में। अब किस युद्ध में, कहां पर, किस स्थान पर हराया, तो वो देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पेपर में सब पूछे गए हैं। तो मुअज्जम ने पहले काम बख्श को हराया। मुअज्जम ने हैदराबाद के निकट कोई जगह रही होगी, हैदराबाद के निकट, तो वहां पर पहले काम बख्श को हराया। मुअज्जम ने काम बख्श को हैदराबाद के निकट, हराया। तो काम बख्श का तो काम खत्म, एक बेटा तो हट गया। मुअज्जम ने पहले काम बख्श को हैदराबाद के निकट हराया। अब बचता है मोहम्मद आजम। तो मोहम्मद आजम को जाजौ के युद्ध में, जाजौ कहां पड़ता है, तो ये हमारा आगरा के निकट पड़ता है। तो जाजौ के युद्ध में, जाजौ आगरा के निकट, आगरा। अब लिख लिख के हिस्ट्री पढ़ना है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये नोट जितने अच्छे बनेंगे ना, उतने नोट पीडीएफ नहीं होते हैं। आगरा के निकट, आगरा के निकट जाजौ। तो जाजौ के युद्ध में, जाजौ के युद्ध में मुअज्जम ने किसको हराया, मोहम्मद आजम जो एक पुत्र था औरंगजेब का, मोहम्मद आजम को हराया, मोहम्मद आजम को हरा दिया। तो सारे पुत्र इसके हार गए। अब बचा कौन, मुअज्जम बचता है। तो मुअज्जम ही अगला शासक बन जाता है। तो मुअज्जम, अब यहां से हम बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल शासक की स्टार्टिंग होती है। तो ये बैक हिस्ट्री थी इसकी कि कैसे मुगल बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, इसे शाह आलम भी बोलते हैं, निकल कर आता है।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना है ये। अब मेन आपका यहां से चालू होता है हर शासक के बारे में अलग अलग पढ़ना। तो सबसे पहले अब यहां पर आएगा पहला शासक कौन? मुअज्जम। मुअज्जम, मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। मुअज्जम तो इसे औरंगजेब बोलता था, जो कि ऑब्लिक कर देते हैं, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। इसी की उपाधि, इसी को औरंगजेब ने क्या उपाधि दी थी? शाह आलम, शाह ए आलम, शाह ए आलम की